अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। यूटिलिटी स्टोर्स अवाम को सहूलत देने में नाकाम। चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन से जाती मफादात हासिल करने लगे। गैर कानूनी दफ्तर, वजीर आजम के नाम का गलत इस्तेमाल, जुल्फिकार अली खान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तस्करा करेंगे कि चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स ओहदे को कैसे अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ईद पर मजेदार पकवान की तैयारी, मुनाफाखोर सरगर्म। मिर्च, टमाटर और चीनी महंगी, ईद की मिठास खत्म, पकवान भी फीके कर दिए। बात करेंगे कि हुकूमत मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम क्यों है। और फिर प्रोग्राम में शुक्रिया अदा करेंगे मीर रियासत का, क्योंकि ईद के पुरमसरत मौके पर उन्होंने आवाम को 2 बड़े तोहफे दिए हैं। वो क्या तहाइफ है, इन तहाइफ का जिक्र भी आज के दस्तक में होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुक्मरान जमात, जिसके हाथ में इक्तदार है, जो मुल्क में स्याह सफेद की मालिक है, जिसने मुल्क में करप्शन के खात्मे का दावा किया था, जो साबिका हुक्मरानों पर अकरबा परवरी का इल्जाम आयद करती रही है, जिसने माजी में हुक्मरानों को मफादात के टकराव पर तनकीद का निशाना बनाया था, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर माजी में बहुत वाज़ेह और मुद्दल्ल अंदाज में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान हुक्मरानों और उनके दोस्तों के मफादात को बयान करते रहे हैं। माजी में वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर क्या कहते रहे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। आप इक़्तिदार में आके अपनी बिजनेस नहीं कर सकते। मैं इक़्तिदार में आके अगर बिजनेस शुरू करूं, गवर्नमेंट मेरी है, मेरे लिए बड़ा आसान है, खैबर बैंक है, मैं कर्जे ले लूं उसे, तो ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है पैसा बनाना। इसलिए दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लॉ होता है। मिसाल भी दी हजरत अबू बकर की कि उन्होंने अपने कपड़े की दुकान बंद की जिस दिन वो पावर में आए, क्योंकि उनको इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप पावर में आके बिजनेस नहीं कर सकते। आप पावर में आके बिजनेस नहीं कर सकते। इस जमात को इक्तदार में आए अब 2 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। इन 2 सालों के दौरान हर दिन मफादात के टकराव, अकरबा परवरी और करप्शन के हवाले से खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दी और ना ही किसी अपने के खिलाफ घेरा तंग किया गया। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने दुनिया भर से उनके बकौल इंतहाई काबिल अफराद को चुन चुन कर अपनी टीम में शामिल किया। उनकी कारकर्दगी के ढोल पीटे गए, लेकिन वो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। ऐसा ही वजीर आजम के करीबी और काबिल साथियों के साथ भी हुआ है। मुआविनीन खुसूसी और मुशीर दोहरी शहरियत पर तनकीद की जद में आए। आटा और चीनी बहरान की तहकीकात हुई तो वजीर आजम के करीबी साथियों पर उंगलियां उठी। IPPs के मामलात पर खूब हंगामा हुआ, खूब शोर उठा। रिपोर्ट सामने आई तो मफादात हासिल करने वालों में भी अपने ही लोगों के नाम सामने आए। एक और मामला यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का भी है। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए आवाम को रिलीफ देने का दावा करती रही है। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए पैकेजेस का ऐलान भी किया गया, मगर इन पैकेजेस से भी आवाम को कोई फायदा नहीं पहुंच सका, क्योंकि इंतजामिया ने सस्ती एशिया महंगे दामों खरीदी। इंतजामिया पर इल्जाम है कि शुगर मिल्स ने 70 रुपए किलो चीनी फरोख्त करने की हामी भरी थी, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स ने उस वक्त चीनी नहीं खरीदी, बल्कि कारपोरेशन ने शुगर मिल से महंगी चीनी खरीदी। इसी तरह आटा और घी भी सस्ते दामों नहीं, इससे न सिर्फ सारिफीन को नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि कौमी खजाने को भी करोड़ों रुपए का टीका लगाया गया। इस मामले पर आज चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन जुल्फिकार अली खान ने DG FIA को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगे दामों अशिया की फरोख्त की तहकीकात की जाए। आटा, चीनी और घी महंगे कैसे हुए, इंतजामिया ने शुगर मिल से 70 रुपए फी किलो चीनी क्यों नहीं खरीदी, सामान की नकलो हमल के दौरान दी जाने वाली मजदूरी की तहकीकात की जाए, जुलाई 2019 से जुलाई 2020 के दौरान की जाने वाली सेल्स का ऑडिट भी किया जाए, बोर्ड की मंजूरी के बगैर 2602 मुलाजमीन की तकर्री और फिर मराद की तहकीकात की जाए। अब सवाल ये उठता है कि चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन मामले की खुद तहकीकात की बजाय FIA का सहारा क्यों ले रहे हैं। जराए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स के चेयरमैन और MD के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स में मुबैना करप्शन और नवाजिशात के हवाले से आने वाली खबरों पर वजीर आजम ने नोटिस लिया था। जो तहकीकात आगे बढ़ती गई, चेयरमैन और MD के दरमियान इख्तलाफात में भी इजाफा होता गया। आज MD यूटिलिटी स्टोर्स ने चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स जुल्फिकार अली खान के खिलाफ वजीर आजम के नाम का गलत इस्तेमाल करके कवायद के मुनाफी मरात लेने पर कार्रवाई का फैसला किया है। जराए के मुताबिक चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स ने SECP रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर दफ्तर बनाया। चेयरमैन ने रोजाना की बुनियाद पर दफ्तरी मामलात में गैर कानूनी मुदाखलत की, सरकारी गाड़ी को गैर कानूनी तौर पर अपने इस्तेमाल में रखा। चेयरमैन ने कंप्यूटर मशीनों की खरीदारी के लिए अपनी कंपनी को गैर कानूनी तौर पर टेंडर में शामिल किया। जराए के मुताबिक जुल्फिकार अली खान ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने रिश्तेदार की गैर कानूनी तैनाती भी कराई है। इन पर इल्जाम है
कि उन्होंने मुख्तलिफ गैर कानूनी कामों के लिए वजीर आजम का नाम इस्तेमाल किया। इन इल्जामात के बाद इंतजामिया ने चेयरमैन बोर्ड से सरकारी ऑफिस और गाड़ी वापस ले लिया। इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि चेयरमैन बोर्ड ऑफिस सरकारी गाड़ी के मजाज नहीं है। चेयरमैन बोर्ड को सिर्फ इजलास के रोज ऑफिस इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। एमडी ने यह भी इल्जाम आयद किया है कि चेयरमैन बोर्ड रोजमर्रा इंतजामी अमूर में बेजा मुदाखलत करते हैं और बाज़ तबादलों तकर्रियों के लिए एमडी पर दबाव डाला जाता है, उनको प्रेशराइज किया जाता है। अब चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स पर यह इल्जामात कोई पहली दफा आयद नहीं किए गए हैं, बल्कि माजी में भी चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जुल्फिकार अली खान पर ऐसे ही इल्जामात लगते रहे हैं। माजी में भी हमने प्रोग्राम्स किए और हमने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह गैर कानूनी टेंडर्स के जरिए से अपनी कंपनीज, इस वक्त नवातुल मदीना एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको जुल्फिकार अली खान ओन करते हैं, सऊदी अरब में है। इसी तरह जुल्टैक ग्रुप जो है उसको भी जुल्फिकार अली खान ओन करते हैं, उस कंपनी के अंदर उनके शेयर्स भी हैं और बराह रास्त उनका मफाद यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। माजी में जब हमने सवालात उठाए तो चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन जुल्फिकार अली खान का क्या मौक़िफ़ था, उनका रद्द-ए-अमल किस तरह सामने आया, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। जुल्फिकार साहब, एक और मामला है सर, अब आप इसको ठीक कर दीजिएगा, तस्हीह कर दीजिएगा कि अगर रॉन्ग है ये। मुबैना तौर पर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि नवातुल मदीना डेट्स फूड कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो सऊदी अरेबिया में है, क्योंकि वो आपकी कंपनी है, खजूरों का कारोबार करती है और उसके साथ साथ जुल्टेक लेबल्स जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है, आपके पॉइंट ऑफ सेल्स के हवाले से भी आप काम करते हैं, ट्रॉलीज के हवाले से भी आपका ये ग्रुप काम करता है, तो क्या ये बात दुरुस्त है सर? क्या? हाँ जी, दुरुस्त है। नवातुल मदीना कंपनी को आप ओन करते हैं सर? मैं नहीं ओन करता, सऊदी ग्रुप ओन करता है। आपके उसमें शेयर्स हैं सर? नहीं, मेरे शेयर नहीं है उसमें। अब चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर जुल्फिकार अली खान खुद अपनी कंपनीज की मिल्कियत से इनकारी हैं, लेकिन हम आपको जुल्फिकार अली खान की सीवी दिखाते हैं। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स की सीवी देख रहे हैं। उन्होंने खुद तस्लीम किया है कि वो जुल्टेक ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन हैं। उनके सीवी में दर्ज है कि वो नवातुल मदीना डेट और फूड कंपनी के भी चेयरमैन हैं। यही नहीं बल्कि सीवी के मुताबिक जुल्फिकार अली खान फाइन फूड कंपनी सऊदी अरब के चेयरमैन हैं। इसी तरह वो एवरी डोनेशन के डायरेक्टर भी हैं। चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन जुल्फिकार अली खान ना सिर्फ इकामा होल्डर है बल्कि वो दोहरी शहरियत के हामिल भी हैं, वो कैनेडियन नेशनल भी हैं। आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर उनके इकामा और कैनेडियन पासपोर्ट का अक्स भी देख रहे हैं। ये स्कैन्ड जो इमेजेस हैं उनके इकामे की हैं और कैनेडियन नेशनलिटी की हैं, पासपोर्ट की हैं। ज़ाती कारोबार, गैर मुल्की शहरियत, इकामा, अपने कारोबार को फ़ायदा पहुँचाने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का इस्तेमाल काफ़ी हैरान कुन है। यही बातें हमने उठाई, यही सवालात हमने भी पूछे थे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में होने वाली करप्शन करने की कोशिश की थी, लेकिन चेयरमैन साहब मीडिया पर ही आग बकोला हो गए थे। उनका क्या रद्द अमल था, वो क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक भी देख लीजिए। लेकिन जुल्फिकार साहब, पब्लिक मनी इन्वॉल्व है, 11 से 14 करोड़ रुपए अवाम का जाया होगा सर, अवाम की जेब के ऊपर डाका पड़ेगा। इतना जज्बाती ना हो, ऐसी बात नहीं है कि पैसे अभी तक जो 50 बिलियन है, अभी तक 1 रुपया नहीं खर्च हुआ उसमें से। सर लेकिन मैं जज्बाती कैसे ना हूँ सर, पब्लिक की मनी इन्वॉल्व है। आप चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है सर। जज्बाती होने से किसी चीज का हल नहीं निकलता। चलो देखो मेरी बात सुनो। हेलो भाई मिस्टर मीडिया, 17 अप्रैल 2020 को हमने अपने प्रोग्राम में यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की करप्शन पर सवाल उठाए तो इंतजामिया की जानिब से हमें एक नोटिस भेजा गया। हमसे उस नोटिस में वजाहत मांगी गई, अदालत में जाने की धमकी दी गई। कहा गया कि हमारे प्रोग्राम में उठाए जाने वाले सवालात गलत हैं, ये महज इल्जामात हैं, चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स इस मामले में बिल्कुल बेकसूर हैं। लेकिन आज खुद यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन इन्हीं बातों को दुरुस्त तस्लीम कर रही है। इन्हीं मामलात पर तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है, वही सवालात चेयरमैन से पूछे जा रहे हैं। ऐसे मामलात की बरवक्त इंक्वायरी होनी चाहिए थी। बहरहाल देर आयद दुरुस्त आयद, ताखीर से ही सही, लेकिन फिर भी मामलात की तहकीकात होनी चाहिए। पूछा जाना चाहिए कि अपनों को नवाजने के लिए कौम की दौलत का बेदरीग इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। सरकारी कुर्सी के जरिए प्राइवेट मामलात चलाने का भी जायजा लेना चाहिए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के खिलाफ तहकीकात पाए तकमील तक पहुंच पाएंगी? क्या यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में होने वाली माली बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट मंजर आम पर आ पाएगी? क्या चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स के खिलाफ पाकिस्तानी कानून हरका या वो भी चुपके से बैरून मुल्क रवाना हो जाएंगे? क्या वजीर आजम अपने माजी के दावों को हकीकत का रूप दे पाएंगे? क्या वजीर आजम अपने इन साथियों से छुटकारा हासिल कर पाएंगे जिनके काबीना में जाती मफादात वाबस्ता है, जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा वाजे है? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शानदाना साहिबा आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आपसे जानना ये चाहूंगा कि एक ऐसा शख्स जिसके पास दोहरी शहरियत हो, जो इकामा होल्डर हो,
जिसका जो ऐसा कारोबार चलाता हो जिसका बराह रास्त ताल्लुक उस कारोबार से हो जिस पर वो एक सरकारी ओहदेदार है, जहां वो काम कर रहा है, क्या ऐसे शख्स को किसी सरकारी ओहदे का हकदार होना चाहिए, उसको ऐसा ओहदा मिलना चाहिए? शुक्रिया रेहान साहब, यही बात आज मैंने एक और टीवी शो पे सुबह को बात की, और अगर आप मुझे इजाजत देंगे मैं इसके, क्योंकि आपने 2-3 सवाल इकट्ठे पूछ लिए, तो मैं उसको जरा कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स में बता देती हूँ। पहली बात देखिए कि मैंने आज ये बात की, दोहरी शरीयत की बात हुई। आपका पाकिस्तान का दारोमदार आपकी बजट का जो बाहर से पैसे आते हैं, जिसको हम रेमिटेंस बोलते हैं, उस पे हैं। तो कभी भी पाकिस्तानी जो होते हैं उनकी मुहब्बल रखनी पे शक नहीं करना चाहिए। ये मैसेज हमको हम ये दे रहे हैं कि प्लीज अपने पैसे तो जरूर भेजिए, लेकिन पाकिस्तान की खिदमत करने आप खुद मत आइएगा। दूसरी बात, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि वाकई ही मैं एक बिजनेस होल्डर हूँ और मैं उसी मिनिस्ट्री की मिनिस्टर बन जाती हूँ, तो बिल्कुल ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें कोई शक नहीं है। तीसरी बात, अगर देखा जाए कि पाकिस्तान में कवानी इस वक्त दोहरी शरीयत पे तो बहुत क्लियर है कि जो आईन में लिखा है कि दोहरी शरीयत वाला ना MNA ना MPA ना सेनेटर हो सकते, यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन देखिए, हर मिनिस्ट्री का प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर उनका सेक्रेटरी होता है, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इस वक्त, और वो सारे काबीना में बैठे होते हैं और तमाम फैसले वही इम्प्लीमेंट करती, सियासी हुकूमतें हो ना हो, इंटरम गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं पाकिस्तान में, और तमाम तर ब्यूरोक्रेट की कोशिश यही होती है कि अपने और फैमिली के लिए फॉरेन पासपोर्ट ले, उनके बच्चे भी बाहर रहते हैं। और अब अगर उनकी भी मोहब्बलवत्ती पे हम शक करना शुरू करते, आई थिंक इसका यूनिफॉर्म रूल होना चाहिए जो दोहरी शरीयत को भी कवर करे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को भी कवर करे। और वेस्ट में, मगरब में पहली दफा यह हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी बेटी को और दामाद को हुकूमती ओहदों पे लगाए। अच्छा शानदाना साहब, मुआविरीन और मुशीरान दोहरी शरीयत रख सकते हैं, लीगली बाउंड नहीं है वो, या लीगली ऐसा कोई कदगन मौजूद नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि एक ऐसा शख्स, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब अपोजिशन में थे, माजी में उनके बयानात हैं और हम कोट करते हैं, वो कोट अनकोट हैं, वो ये कहते रहे हैं कि आपका अगर कोई बिजनेस है तो उससे पहले अगर आप कोई सरकारी ओहदा लेने जा रहे हैं तो अपने बिजनेस से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, उससे अलहदा हो जाए, यही बेहतर है और यही कौमी मफाद में है। लेकिन अभी जिस शख्सियत के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जुल्कर नैन अली खान साहब हैं, जो नवातुल मदीना नाम की एक कंपनी चलाते हैं सऊदी अरब के अंदर, जुल्टेक ग्रुप के ओनर हैं, उसको ओन करते हैं, और बराह रास्त उसका ताल्लुक यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के साथ है, क्योंकि उनकी कंपनी की चीज़ें यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को सप्लाई होती हैं टेंडर्स के अंदर, और ये रोज़े रोशन की तरह आया है, तो कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है हुकूमत की तरफ से? देखिए, इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो इसमें जरूर कोई ना कोई इंक्वायरी हो। और ये मैं आपको एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से ये गारंटी मैं दे सकती हूँ कि ये वाहिद हुकूमत है, ये वाहिद पार्टी जिसने अपने ही लोगों के खिलाफ इंक्वायरीज की हैं, कमीशन बैठाए, चाहे वो आटे पे था, चाहे वो चीनी पे था। तो इसका कोई फिक्र ना आवाम को होना चाहिए ना और किसी को, इस पर दोहरी सोच हो नहीं। लेकिन शादाना गुजार साहब, आवाम फिक्रमंद तो है, वो कहते हैं कि जब इंक्वायरी कमीशन होता है, रिपोर्ट्स बनती है, वो सब फाइलों में दब जाती है, लेकिन आवाम के लिए क्या होता है? आप अगर चीनी की बात करें तो आज का रेट देख ले, चीनी का क्या है। चीनी आवाम को सस्ते नरखों पर दस्तयाब नहीं है। अगर आप आटा बहरान की बात कर रहे हैं तो आटा आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाता है, रोटी महंगी हो जाती है, उसके अवाम के लिए वो समरात या नताइज मरतब नहीं होते हैं। देखिए, जहाँ तक आटे की बात है, इस वक्त आटा अल्लाह का शुक्र है, तमाम प्रोक्योरमेंट हर चीज पूरी है और आवाम को सस्ता आटा ही मिलेगा। जहाँ तक चीनी की बात है, चीनी का जो माफिया है वो पाकिस्तान में 40 साल से बराजमान, और उसकी जड़ें उखाड़ने में वक्त लगेगा, लेकिन ये कभी भी पहले नहीं होगा, क्योंकि मैं जी थोड़ा सा काम कर चुकी हूँ एज ए वकील। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि मुशर्रफ साहब के टाइम पे, नवाज शरीफ साहब के टाइम पे, जरदारी साहब के टाइम में तो कभी इंक्वायरी नहीं हुई चीनी पे। इंक्वायरी होती थी, बंद हो जाती थी, फाइल खुलती थी, फाइल बंद होती थी। पहली दफा है कि पाकिस्तान की जितनी भी चीनी की फैक्ट्री हैं, सब के सब पे फोरेंसिक स्टार्ट हो चुका है, और ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि सजा जरूर मिलेगी, लेकिन वक्त लगता है इन चीजों में। जो 40 साल में पाकिस्तान में चोर जम गए, उनको 2 साल में निकालना बहुत मुश्किल है। इसमें तो पहले कोई बात ही नहीं करता था, और ये आप देख लेंगे हर पॉलिटिकल पार्टी में, जैसे हमने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की, एक भाई ब्यूरोक्रेसी में होता है, एक सियासत में होता है, एक फौज में होता है, एक बिजनेस में होता है, 5 उंगलियां घी में होती है। ये तो, और या हो गया होता है कि 5 भाई होते हैं जो अलग पॉलिटिकल पार्टीज में होते हैं। लीड कैप्चर है ना पाकिस्तान के, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। वी डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम पीटीआई। हम पीटीआई से हमारी तवक्कुआत बिल्कुल ऐसी नहीं है। देखिए, अब जहां तक जुल्कर नैन अली खान साहब की बात है, डॉक्यूमेंट्स हमने आवाम के सामने रखे हैं, पब्लिकली प्रोग्राम के अंदर दिखाए भी हैं। कैनेडियन नेशनल हैं, इकामा होल्डर हैं,
उनका जो CV है वो भी हमने सामने रख दिया है, और जिन जिन कंपनीज को वो ओन करते हैं उसकी तफसीलात भी सामने रख दी हैं। क्या इस पर भी कोई फोरेंसिक होगा? क्योंकि हमारी प्रोग्राम में आकर वो कह चुके हैं कि उनका ताल्लुक, सबसे पहले उन्होंने इनकार किया कि नहीं है, उसके बाद फिर इकरार करते रहे कि बिल्कुल वो ओन करते हैं ग्रुप, इससे उनका ताल्लुक है। उनकी कंपनी जो है वो टेंडर के अंदर भी शामिल होती है और बराह रास्त फायदा पहुंचाया जाता है उनकी अपनी कंपनीज को। तो क्या इस पर भी कोई तहकीकात इनिशिएट होंगी? क्योंकि हम तो बहुत बड़ा मीटिंग कर चुके हैं। जी देखिए राम साहब, क्योंकि मुझे इस मामले का मालूम नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि हमारे साहब जो मिनिस्टर हैं इंडस्ट्रीज के, यूटिलिटी स्टोर्स उनके नीचे आता है। और अगर इस तरह फरमा रहे हैं, अगर वाकई ऐसा है तो हुकूमत इस पर इंक्वायरी क्यों नहीं करेगी, क्यों चाहेगी कि अपनी बदनामी हो? सियासी लोगों में, गैर सियासी लोगों में फर्क ये होता है। और एक तीसरी कैटेगरी होती है टेक्नोक्रेट्स की। हम टेक्नोक्रेटिक लोग हैं, हम कवानीन पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, रिफॉर्म पे काम कर रहे हैं, और जो लोग सियासत कर रहे हैं तो जिसका अंजाम होगा वो सबने आपने देख लिया। हमारे एक सबसे बड़े सपोर्टर को इस मुल्क से भगा दिया गया, या वो खुद भागे सिंपली बिकॉज उन्होंने सच नहीं बोला ये चीनी वाले स्कैंडल में। शादाना साहब, आपसे इसलिए कह रहे हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल स्पोक्स पर्सन ऑफ PTI हैं, आप नेशनल असेंबली में बैठती हैं, आप वजीर आजम पाकिस्तान तक ये बात पहुंचा सकती हैं। हमने चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को उसके बाद से ट्राई करने की कोशिश की, राब्ता किया, वो कोई जवाब नहीं देते हैं, शायद क्योंकि ये लोग अवाम को जवाब दे नहीं है। इसी तरह से हमने MD यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन से राब्ते की कोशिश की, हम्माद अजहर साहब को भी ट्राई किया, वो कि हमें उम्मीद थी कि वो जरूर इसके ऊपर कोई जवाब देंगे, कोई कार्रवाई होगी, लेकिन वहां से भी नहीं हुआ है। आई होप कि आप वजीर आजम पाकिस्तान तक या ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली जो है वो इस इशू को रेज करेंगी, ताकि मेरे रियासत तक भी ये बात पहुंचेगी। अगर आप इससे एग्री करती हैं तो यकीनन आपको उठाना चाहिए इशू फ्लोर पर भी। रेहान साहब देखिए, मेरे जैसे लोग, तानिया इदरूस साहिबा जो अभी रिजाइन कर चुकी हैं, डॉक्टर सानिया निश्तर, हम सब टेक्नोक्रेट्स हैं, हम इस हुकूमत में आए तब्दीली के लिए थे। तो ये तो आपको गारंटी दे सकते हैं कि जो मेरे हाथ से चीज गुजरेगी और जहां तक हमारी ताकत है, और मेरी तरह 20 MLA से PTI में जो अपने लुक्रेटिव करियर छोड़ के आए हैं, अपनी तनख्वाहें छोड़ के आए हैं, अपनी नौकरियां बाहर मुल्कों से छोड़ के आए हैं, तो ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि अगर हमारा ख्वाब नहीं बना तो हम नहीं रहेंगे इस पार्टी में। हम आए ही इमरान खान साहब की विजन की वजह से हैं, और मुझे इस पे एक सेकंड के लिए भी शक नहीं है कि अगर इसमें कोई ऊंच नीच हुई तो उसको नजरसानी किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शादाना गुलजार साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शादाना गुलजार हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू आपने सुनी है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आवाम के लिए महंगाई का कैसा तूफान आ रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितना इजाफा हो गया है, और आवाम को ईद उल अजहा के मौके पर कितने तहफ़ दिए जा रहे हैं, इसका जिक्र करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ईद उल अजहा के मौके पर लजीज पकवान, चटपटे खाने और मीठा शीर खुरमा पाकिस्तानी दस्तरखान की पहचान होता है। इन पकवानों की लज्जत की बुनियाद सब्ज मसाला जात, अदरक, मिर्च, टमाटर, प्याज और धनिया होता है। लेकिन ईद से कबल ही मुल्क भर में मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। मुल्क भर में कसाईयों के साथ साथ गिरा फरोशों ने भी छुरियां टोके तेज कर लिए हैं। गोश्त की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले हरे मसाले की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन तकरीबन 100 गुना महंगे हो गए हैं। कराची से खैबर, गवादर से कराकरम, हर जगह महंगाई का एक तूफान है, जिससे आम आदमी बराह रास्त मुतासर हो रहा है। इस वक्त शहर इक़्तिदार में महंगाई की क्या सूरत हाल है, हमारे रोजीना अली ने एक रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले वो रिपोर्ट देखते हैं। शहर इक़्तिदार में ईद से कबल ही शहरियों का इम्तहान शुरू हो गया है। आटा, चीनी, सब्जियां आम आदमी की पहुंच से बाहर। कई अशिया की कीमतों ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इदारा शुमारियात के मुताबिक चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता हफ्ते में चीनी औसत 4 रुपए 8 पैसे फी किलो, जबकि 5 हफ्तों में चीनी की औसत कीमत 11 रुपए 34 पैसे फी किलो बढ़ गई है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चीनी की फी किलो कीमत 100 रुपए तक जा पहुँची है। ईद के पकवान की तैयारी हो या मीठी डिशेज बनाने की ख्वाहिशात, शहरियों की जिंदगी में सुकून है और ना ही उनके लहजों में मिठास दिखाई देती है। रेंज ही नहीं है लोगों की इतनी कि मसाले लें और सारी चीज़ें, लवाजमात और मज़े के जो पकवान बनते थे, ज़ाहिर है फ़र्क तो पड़ेगा उसके ऊपर, लेकिन ये कि ज़ाहिर है हम ईद के ऊपर तो ये सब कुछ करते हैं। खाना तो वही है, क्योंकि फीके खाने का कोई भी नहीं खाएगा। चीनी का वो जो पूरा सेक्शन है वहाँ पर आपको सिवाय 2 पैकेट्स के, और उस पर भी झगड़े होते हैं, ये मेरा है, ये मेरा, उसके अलावा आपको चीनी मिल कहाँ रही है। और जो आम दुकानों पर मिल रही है वो हम जैसों की पहुँच से तो बहुत दूर है।
इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि चटपटों के साथ कुछ मीठा भी मिलेगा। बस ये है कि उनकी तकरीरें सुन लो तो शायद आप मीठे हो जाओ। सारी कौम को कहा कि आपने घबराना नहीं है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आटे का 25 किलो का थैला 1650 रुपए तक पहुंच गया। सब्जियों में टमाटर 140 रुपए, अदरक 100 से 110 रुपए पाव, लीमू 160 तो कहीं 200 रुपए किलो, हरी मिर्च 140 रुपए किलो, आलू 70 और प्याज 50 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। शहर इक़्तिदार में रोज की बढ़ती महंगाई ने आवाम के लिए बेतहाशा मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। हर चीज के ऊंचे दाम पर शहरी हैं शदीद परेशान। कहते हैं पकवानों की तैयारी तो मुश्किल हो ही गई है, लेकिन मीठे हो या तीखे सभी पकवान फीके पड़ते जा रहे हैं। हुकूमत आवाम पर रहम करे। कैमरामैन वाजिद मुगल के साथ रोजीना अली। अब शहर इक़्तिदार और रावलपिंडी में तो महंगाई का हाल आपने जान लिया। महंगाई का कुछ ऐसे ही हाल कॉलेजेस के शहर लाहौर में भी है। महंगाई के बायस इस वक्त लाहौरी किस कर्ब से गुजर रहे हैं, उनकी क्या मुश्किलात हैं, क्या दिक्कत है जो उठाना पड़ रही है, इसी बारे में लाहौर से हमारे रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट आपको दिखाता है। एक तरफ तो आवाम को रिलीफ देने के दावे करती है, तो दूसरी तरफ आवाम को आटे और चीनी के हसूल में मुश्किलात का सामना है। चीनी गवर्नमेंट कह रही है 70 पे सेल की जाए, जबकि 70 पे की बजाय 95 रुपीज़ की मिल रही है, और आटा तो बिल्कुल गायब ही है, जो कि तकरीबन 1100 से भी ऊपर का 20 किलो का आटे का तोड़ा मिल रहा है। और ये भी देखें ना 100 तक पहुंच गई है, लेकिन दुकानों पे तो 100 रुपए किलो तक दे रहे हैं। शहर में मुनाफाखोर माफिया मजीद तगड़ा हो गया। हुकूमत माफिया को लगाम ना डाल सकी। ईद आते ही सब्ज मसाला जात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सरकारी नरखनामे की बजाय मनमानी कीमत पर सब्जियों की फरोख्त धड़ल्ले से जारी रही। टमाटर 150 से 200, अदरक 500 से 550, प्याज 60 से 70, हरी मिर्च 160, लीमू 200, आलू 70 से 90 रुपए और हरा धनिया 250 से 300 रुपए फी किलो में फरोख्त होता रहा। कल तक मैं गोभी जो है ना वो 60 रुपए किलो लेके गया हूँ, आज 120 रुपए किलो मिल रही है। मेरा समोसों का काम है, मैं डेली की रूटीन में ये चीज़ें लेता हूँ। 200 रुपया किलो टमाटर ने हाँ आ करेले लैके आई हाँ 50 रुपए ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 100 रुपये किलो मिलते पे ने ये दूध ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ प्याज महंगा है, हर चीज़ महंगी है। मंडी में टमाटर है 750, 800, 600 रुपये दड़ी, जिसका जो दिल करता वो भाव बेच रहे। लाहौरी किस कर्ब से गुजर रहे हैं आपने जाना है। गरीब आवाम अभी तक बजट के बाद होने वाली महंगाई के बोझ से नहीं निकले थे कि उन्हें महंगाई के एक और दरिया में उतरना पड़ गया है। दुनिया की दूसरी अक़वाम में त्योहारों पर चीजें सस्ती कर दी जाती हैं ताकि हर कोई खुशी के लम्हात से महसूस हो सके। हुकूमत ऐसे मौके पर खुसूसी कंट्रोल करती है, चेक एंड बैलेंस होती है, रेगुलेटरी बॉडीज हरकत में आती हैं कि गरीब लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। लेकिन हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है। जो चीज़ सस्ती होती है उसे अचानक से पर लग जाते हैं। इससे साफ जाहिर है कि हमारे मुतल्लिका शोबे अरबाब इख्तियार अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी में गफलत से काम लेते हैं। बरान अवाम को सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं। खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान 2020 को खुशहाली का साल करार देते रहे। 2020 वो साल होगा जो ये मुल्क तरक्की करेगा, जो खुशहाली आएगी इंशाअल्लाह। हमारा ये जो आने वाला साल है जिसमें मैं समझता हूँ कि लोगों को नौकरियां मिलेंगी, खुशहाली जिसके ऊपर बेस कर रहे हैं हम, ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान 2020 ये है पाकिस्तान में वो साल जब एक मुल्क अपने ऊपर की तरफ अब जाएगा। ये साल है हमारा 2020 लोगों को नौकरियां देने का, ग्रोथ रेट बढ़ाने का, कि जो अब तक पहला साल 2019 का स्टेबलाइजेशन का था, ये इंशाअल्लाह इस मुल्क को आगे बढ़ाने का। साल 2020 तरक्की और खुशहाली का साल, मगर इसी साल में महंगाई के रिकॉर्ड तोड़े गए। चीनी माफिया के खिलाफ तहकीकात की रिपोर्ट आए, 2 माह से जायद का अरसा बीत चुका है। माफियाज के खिलाफ कार्रवाई तो ना हुई, मगर चीनी की कीमतों में 25 रुपए तक का इजाफा हो गया है। आटा बहरान पर काबू पाने के दावे किए गए, लेकिन इसका नतीजा भी चीनी बहरान वाला ही था। सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमत गिरा फरोशी पर काबू पाने में नाकाम है? अहम त्योहारों के मौके पर मुनाफाखोरों को लगाम क्यों नहीं डाली जा सकती है? क्या हुकूमत माफियाज के हाथों ब्लैकमेल हो रही है? यकीनन इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो एक कॉमनर के जहन में उठते हैं, एक आम आदमी की पर्दा दस्तक देते हैं, क्योंकि सूरत हाल बड़ी मखदूश है। महंगाई का तूफान है, महंगाई का जिन है कि काबू में नहीं आ रहा है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। 2 अहम तोहफे हैं जो ईद उल अज़हा के मौके पर मीर रियासत की जानिब से आवाम को दिए गए हैं। वो 2 बड़े तोहफे कौन से हैं, उनका तज़किरा करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मीर रियासत ईद उल अज़हा के बाबरकत मौके पर पूरी कौम आपकी ममनून है। कौम आपका शुक्रिया अदा करना चाहती है। मीर रियासत एक जानिब हुकूमती मशीनरी की नाकामी के बायस बाजारों में मुनाफाखोरों का राज है। मुनाफाखोर माफिया सरगर्म है। सब्ज मसाला जात आम आदमी की पहुंच से दूर हो रहे हैं।
वहीं ईद के रोज से मुल्क भर में एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 18 रुपए इजाफा, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 70 रुपए महंगा कर दिया गया है। मेरे रियासत इस मुल्क की एक बड़ी आबादी एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करती है, जिसका इस्तेमाल ईद उल अजहा के मौके पर और भी बढ़ जाता है। एन ईद के मौके पर यह तोहफा देने पर कौम आपका शुक्रिया अदा करती है। मेरे रियासत ईद के मौके पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा करने पर कौम आपकी शुक्रगुजार है। मेरे रियासत कीमत में 3 रुपए 86 पैसे इजाफा किया गया है और ईद के मौके पर शहरी पेट्रोल 103 रुपए 57 पैसे फी लीटर खरीदेंगे। हाई स्पीड डीजल की कीमत 5 रुपए इजाफे के साथ अब 106 रुपए 46 पैसे हो गई है। मेरे रियासत लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपए 62 पैसे इजाफा हुआ है और ईद के मौके पर इसकी नई कीमत 62 रुपए 86 पैसे होगी। मेरे रियासत मिट्टी का तेल भी आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है, जिसकी कीमत में 5 रुपए 97 पैसे इजाफा हुआ है और अब शहरी 65 रुपए 29 पैसे में मिट्टी का तेल खरीद सकेंगे। मेरे रियासत कौम को ईद मुबारक कहने का यह अंदाज खूब भाया है। अवाम इस अंदाज पर खुशी से सरशार है। मेरे रियासत आप तो अवाम को रिलीफ देने के वादे करते हैं, लेकिन ईद के मौके पर इस रिलीफ पर अवाम झूम रही है। अवाम खुशी क्यों ना मनाए? ईद के मौके पर घरेलू सिलेंडर्स के इस्तेमाल और पेट्रोल की खपत में इजाफा हो जाता है और ऐन उस मौके पर इनकी कीमतों में इजाफा करके बड़ी ईद पर अवाम को बड़ा तोहफा दिया गया है। बारकैफ अवाम के क्या जज्बात हैं ये तो अब बेहतर तौर पर अवाम जानती है। इस वक्त पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ख्वाजा आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त उनके क्या जज्बात हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा आतिफ साहब आपके वक्त के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है और ऐसे मौके पर किया गया है। खुशी का मौका है, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है और हमेशा की तरह ऐसे ही किसी मौके के ऊपर को खुशखबरी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से रियाया को मेरे रियासत की जानिब से दी जाती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफे की बात की जा रही है तो नोटिफिकेशन में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि आलमी मंडी में तेल की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र ये इजाफा किया जा रहा है। इस पर अवाम का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है ये मैं जानता हूं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन खुशी बना रही है? सर ये खुशी के लिए हमारे लिए तो गम की बात है कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगी उसकी कंजम्पशन कम होगी, तो इसलिए हम तो कतई तौर पे इस फेवर में नहीं है कि प्राइसेस बढ़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे आगे भी बहुत से आपके साथ भी 2 इंटरव्यूज में मैंने कहा कि देखें ये इस वक्त 47% टैक्सेस ले रहे हैं पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में, दूसरी शक्ल के अंदर ये 47 से 53 रुपीज के करीब पर लीटर के ऊपर गवर्नमेंट टैक्सेस ले रही है। तो इनको चाहिए था कि आप कम से कम ये है कि आप थोड़ा सा उसको पब्लिक को रिलीफ देने के लिए आप अपने टैक्सेस कम करके तो इसको स्टेबल रखते प्राइसेस को। ठीक है, पेट्रोलियम लीवी कम कर सकते थे। अब ख्वाजा आतिफ साहब आपको याद होगा कि वजीर आजम पाकिस्तान ने यह कहा कि खित्ते में इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सबसे कम पाकिस्तान में हैं। उस वक्त जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बहुत कम हो गई थी और तेल को स्टोर करने के लिए लोगों के पास स्टोरेज कम पड़ गई थी, आपको याद होगा। लेकिन अभी जब बताया जा रहा है कि आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो क्या जिस वक्त कम हो रही थी उस तनासुब से रिलीफ दिया गया और क्या उतनी मुद्दत का रिलीफ मिला? हमने तो देखा कि उसके बाद भी पेट्रोल पंप्स के ऊपर लंबी लंबी लाइनें लग गई। अब जब इंक्रीज हो रहा है तो क्या उसी तनासुब से हमारे यहाँ तेल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं? जी, आपके इस सवाल के अंदर 2 सवाल है। पहला यह है कि कतई तौर पे जिस तरह प्राइसेस कम हुई, हमें उस तरह का पब्लिक सेक्टर को जो एंड कंज्यूमर है उसको रिलीफ नहीं दिया गया। दूसरा जो ये हम लोग कोट करते हैं कि जी हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ अपना, ठीक है जी, इंडिया में डॉलर की प्राइस देखें और पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस देखें और जब उसका कंपैरिजन कन्वर्जन करेंगे आप तो हमारी प्राइस बहुत ज्यादा है इंडिया से। सो इसलिए ये लोगों को मिसलीड करने वाली बात है कि जी ये हम इस एशिया में हम इस रीजन के अंदर सबसे कम प्राइस के हैं। जब आप डॉलर कन्वर्जन करेंगे तो ये हमारी प्राइस बड़ी हाई है। बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब है ये मिसलीड करने वाली बात है। अच्छा मुझे ये बताइए ख्वाजा आतिफ साहब, इस वक्त 3 रुपए 86 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, तकरीबन 103 रुपए और 97 पैसे तक जा पहुंची है। मुझे ये बताइए सर
कि इसमें मजीद कितना इजाफा एक्सपेक्टेड है? अगर हम आलमी मंडी में बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र इजाफा कर रहे हैं तो इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आने वाले चंद दिनों के अंदर तेल की कीमतें कहाँ तक पहुंचेंगी सर, और आम आदमी के ऊपर कितना जुल्म ढाया जाएगा? ये मैं आपके साथ ये इतनी टिप आपको दे सकता हूँ कि टॉप ऑफ योर टैंक्स, ये हर महीने कीमतें अभी बढ़ेंगी। हुकूमत का ब्रेड एंड बटर नहीं सर, अब हर महीने वाली बात तो नहीं है। आपको पता होगा कि हर 15 दिन के बाद कीमतें रिवाइज होनी है सर। ठीक है, 15 डेज के बाद। तो ये आपको हर 15 दिन के बाद ये 2-3 रुपए का तोहफा मिलेगा अभी। अच्छा, पता नहीं अब आप इसको तोहफा कह रहे हैं, ये तोहफा है या आम आदमी के लिए झटका है सर? सर जी वो तो आप तो देखें, मेरे से ज्यादा अच्छी तरह एलेबोरेट कर सकते हैं आप इस बात को। तो वो ये है कि ये बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि गवर्नमेंट का ब्रेड एंड बटर चलता ही इसी से है। ये शाम को टैक्स कलेक्शन हो जाती है, सारी टैक्स आपकी गवर्नमेंट के किटी में चला जाता है, इसलिए ये बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ा अनजस्टिफाइड है। मैं अगेन पॉलिटिकल वो नहीं देना चाहता स्टेटमेंट, लेकिन ये पिछली गवर्नमेंट्स को ये गवर्नमेंट क्रिटिसाइज करती आई है कि जी आपने इतने जो टैक्सेस रखे हुए हैं, इतने ज्यादा रखे हुए हैं, और मेरा ख्याल है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंदर हाईएस्ट टैक्स है जो वो इस गवर्नमेंट ने लगाया इन शेप ऑफ लेवी एंड अदर टैक्सेस। बिल्कुल ठीक है। और आपकी प्रेडिक्शन वैसे क्या है ख्वाजा आतिफ साहब कि अब जब 15 रोज के बाद तेल की कीमतें रिवाइज होगी तो ये मामला कहां तक पहुंचेगा? अगले 1-2 माह के अंदर क्या देख रहे हैं, तेल की कीमत क्या होगी सर? सर ये आपको हर 15 दिन के बाद 2-3 रुपए का टीका लगेगा, और ये मेरा ख्याल है 120 के करीब जाके तो प्राइसेस ये स्टेबल होंगी। बिल्कुल ठीक है, 120 माय ओपिनियन, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन ये है कि मेरा ओपिनियन, मेरे ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आवाम के लिए कोई खुशखबरी नहीं है, ये कोई अच्छे दिनों की नवीद नहीं है, क्योंकि खान साहब 2020 के बारे में कहा करते थे कि अब सूरत हाल बहुत बेहतर होने वाली है, खुशहाली आने वाली है, रोजगार आने वाला है, मामलात जो है वो अंडर कंट्रोल्ड होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा आतिफ साहब आपका। सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ख्वाजा आतिफ हमारे साथ मौजूद थे। आवाम के लिए कुछ खुशखबरी दिखाई नहीं दे रही है। बारकैफ मीर रियासत ने रियाया को बड़ा तोहफा दिया है ईद उल अजहा के मौके पर। मीर रियासत आपका शुक्रिया। आपको पाकिस्तानी कौम की जानिब से, 24 न्यूज़ की जानिब से, टीम दस्तक की जानिब से दिल की अता गहराइयों से ईद मुबारक कहते हैं। अवाम की ईद कैसी गुजरेगी और अवाम के लिए इस ईद पर क्या है, ये तो अवाम ही बेहतर जानते हैं। उनका दुख क्या है, उनका दर्द क्या है। बारकैफ हम अवाम को भी दिल की अता गहराइयों से ईद मुबारक कहते हैं। टीम 24 न्यूज़, टीम दस्तक की जानिब से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। मगर ईद मनाइएगा एहतियात के साथ, SOPs को मेंटेन रखते हुए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।